Good morning all of you. This is DLED Gwalior, MP Gwalior first year class, paper number 6, proficiency in English. Unit number 2, today we will start unit number 2, listening and speaking skills. So unit number 2, listening and speaking skills. लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो आज की क्लास में बेटा हम ये वाली यूनिट कवर अप करेंगे। देखो इधर जो लिसनिंग होती है वो हमारी ऑडियो सेंस से रिलेटेड होती है और ये हमारी लिंगुअल सेंस से रिलेटेड होती है ना, बोलना लिंगुअल से रिलेटेड होती है। ये पैसिव एक्टिविटी माना जाता है क्योंकि जब कोई बोलता है तभी हम सुन पाते हैं, अपने आप से नहीं सुन पाते। लेकिन ये एक्टिव है क्योंकि हम खुद से बोलते हैं, खुद से नए नए शब्द बनाते हैं और उसे चेंज भी कर लेते हैं वोकैबुलरी को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमें पैसिव एक्टिविटी माना गया और इसे एक एक्टिव एक्टिविटी माना गया, ठीक है। और यहाँ पर हम चीजों को सुनकर उसके बाद समझ पाते हैं, ठीक है। और जब स्पीकिंग होती है तो स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, अपनी बात को दूसरे को एक्सप्रेस करना वर्बली, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पेज नंबर आप लोगों का 30, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अबाउट द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। सो लिसनिंग और स्पीकिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लिसनिंग स्किल को अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज नोट इट। मैं बता देती हूँ। लिसनिंग means that audio sense make to the sound which is created by speech. Listening means that audio sense which is created by the speech. That audio sense make to the sound which is created by speech. So वो जो मतलब स्पीच से जो आवाज निकलती है वो आप सुन पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। So यही हमारा क्या होता है, लिसनिंग होता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कुछ, वो स्पीच है उसकी और आपके कान उसकी स्पीच से जो आवाज आ रही है उस आवाज को सुनते हैं और समझते हैं। So ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, लिसनिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। So आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो क्या रोल होता है लिसनिंग और स्पीकिंग का, अगर हम बात करते हैं इसको क्लासरूम के अंदर, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स। बच्चों को क्या कहा गया है, मूक श्रोता कहा गया, उन्हें हर चीज को चुपचाप सुनना होता है और टीचर वहां पर प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट मटेरियल, बोलते हैं, बोलकर बताते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं और सुनकर समझते हैं। तो इसलिए लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। इवन आप इनफैक्ट आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो वहां पर लिसनिंग और स्पीकिंग आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सुनते हैं और तभी आपको चीजें समझ में आती हैं जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, एनीवन हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। सो देखो एनीवन हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास बोली हुई भाषा को सुनकर समझने की योग्यता, समझने की योग्यता कब होगी, इसका मतलब ये लिसनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये लिसनिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि क्या क्या लिसनिंग में चाहिए होता है। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड्स। अगर आपको लिसनिंग को डेवलप करना है तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, स्पीच साउंड्स के बारे में, कि जो आवाजें आती हैं, ए साउंड, बी साउंड, सी साउंड, आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तभी तो आप किसी कोई अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी समझ आएगी, हिंदी के साउंड्स अगर आते हैं, और इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश समझ आएगी अगर आपको इंग्लिश के साउंड्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले साउंड्स क्लियर होने चाहिए, आपके कानों को उसे सुनने की आदत होनी चाहिए। उसके अलावा अंडरस्टैंड द लेक्सिकल मीनिंग, आप जो वर्ड को यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में आपको उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए, डिक्शनरी मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस और इंटोनेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप शब्दों पर दबाव दे के बात को बोलते हो तो वो आप कितना किस शब्द को इंपॉर्टेंट
रहे हो, आपको स्ट्रेस और इंटोनेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आपको स्पीकर की इन सब बातों की नॉलेज होगी, आपको उसकी कही हुई सारी बात अच्छे से आपके कानों को समझ आएगी। लेकिन अगर आपके कानों को सुनने की आदत नहीं है, आपको ये सब चीजें उस लैंग्वेज में नहीं पता, तो आप उसे सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने बताया, डिस्टिंग्विश सच साउंड्स फ्रॉम सिमिलर साउंड्स इन द मदर टंग। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि उस तरह के सिमिलर साउंड्स और अलग साउंड्स कौन से होते हैं जो हम मतलब जब हम सुनते हैं तो ये डिफरेंट साउंड्स हैं और ये सिमिलर साउंड्स हैं मदर टंग के, तो वो भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपके कानों को। ठीक है, तो ये तो हो गया लिसनिंग से रिलेटेड। अब आते हैं एनीवन हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एबिलिटी टू स्पीक की, इसका मतलब ये स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं? प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश स्पीच साउंड्स इन आइसोलेशन एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन। यानी जब हम बोलते हैं तो हमें साउंड्स को इंडिविजुअली और मिलाकर भी बोलना आना चाहिए। जब इंडिविजुअली बोलेंगे तो ए बी ऐसे बोलेंगे, और मिलाकर बोलेंगे तो शब्द बन जाएगा कैट, डॉग, एनिमल, कुछ भी। ठीक है, तो आपको उन्हें अलग से भी बोलना आना चाहिए और मिलाकर भी बोलना आना चाहिए। इसके अलावा यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, वहां पर था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, और यहाँ पर है प्रोड्यूस। तो जब हम सुनते हैं तो हमें समझ की जरूरत होती है, और लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें प्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर स्ट्रेस देना है बोलते समय। ठीक है, तो वो नॉलेज होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस। इसके अलावा हमारे पास शब्द होने चाहिए, स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट होना चाहिए अपनी बात को कन्वे करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। इज इट ओके? अब आगे देखो क्या आता है नेक्स्ट हमारा, मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मीनिंग क्या होता है इसका। लिसनिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी। ठीक है, और देखो लिसनिंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना, वो है लिसनिंग मींस ऑडियो सेंस मेक सेंस टू द साउंड व्हिच इज क्रिएटेड बाय स्पीच। दिया हुआ है ना, सो ये डेफिनेशन हो गई। आगे नेक्स्ट देखो, द लिसनिंग स्किल रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशंस। अब लिसनिंग स्किल में क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है? कंडीशंस का मतलब वो कौन कौन से शर्तें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है लिसनिंग में। पहला दिया हुआ है, द साउंड क्रिएटेड बाय द स्पीच मस्ट हैव सम सेंस। जो आवाज आती है स्पीच के थ्रू वो उसका कुछ सेंस होना जरूरी है। दूसरा, द पर्सन इज अटेंटिव टू द साउंड। वो जो व्यक्ति है जो सुन रहा है, सुनने वाला, वो अटेंटिव होना चाहिए। जैसे अगर आप सुनते समय अटेंटिव नहीं होंगे तो आप समझ नहीं सकते, तो अटेंशन बहुत जरूरी होती है लिसनिंग में, ध्यान देना। तीसरा, मेंटल सेटअप शुड बी रेडी। जो व्यक्ति का माइंड है, मेंटल सेटअप है, वो रेडी होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, आप रेडी नहीं हो, तैयारी नहीं हो सुनने के लिए, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो रेडी होना बहुत जरूरी है। फोर्थ है, द पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वो व्यक्ति शब्दों के अर्थ समझने के लिए सक्षम होना चाहिए, एबल होना चाहिए। हर भाषा में समझ नहीं आती है, जिन शब्दों को हमें समझ आता है, हमारे कानों को हैबिट पड़ी होती है सुनने की, वही हम सुनकर समझ सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑडियो सेंस ऑफ द पर्सन शुड बी नॉर्मल। व्यक्ति का ऑडियो सेंस नॉर्मल होना चाहिए, उसके कान ठीक ठाक होने चाहिए, तभी वो सुनकर बात को समझ पाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारी कंडीशंस। फिर आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। सुनना सिखाने के क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे पहला उद्देश्य क्या है? गुड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। क्यों? इससे आप अच्छी भाषा क्यों सीख सकते हो? क्योंकि क्लास में आप लोग कौन होते हो? पैसिव लिसनर्स होते हो। आप सब चीजों को सुनते हो और सुनकर ही सीखते हो। तो इसलिए बच्चों को जो है ना, मतलब अगर अच्छा सिखाना है भाषा को, तो उन्हें पहले अच्छा सुनना सिखाने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिसनिंग जो है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को सिखाने में बहुत मदद करती है। जितना अच्छा सुनोगे, जितना ध्यान से सुनोगे, उतना ही भाषा अच्छे से समझ आएगी। दूसरा, इट मेक्स स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। इससे आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो भी बहुत इफेक्टिव बनती है। इसके अलावा इट सेंस द पर्पस कम्युनिकेटिंग द मैसेज। इससे आपका मैसेज जो कन्वे करना है वो भी उसका उद्देश्य फील होता है, मतलब अच्छे से समझ आता है कि ये मैसेज है, ये नॉलेज है। वो आपको सुनने से ही समझ में आता है कि कोई भी बात अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है और क्या कंटेंट है उस टॉपिक का, हमें इससे क्या नॉलेज मिलने वाली है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन वर्बल इंटरेक्शन। इसी की वजह से वर्बल इंटरेक्शन होते हैं, शाब्दिक अंतक्रिया होती है लोगों के बीच में। ठीक है, और इसके अलावा टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में तो बच्चे होते ही पैसिव लिसनर्स हैं, सो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अगला आ जाता है एजुकेशनल प्रोग्रेस। शिक्षा में अगर प्रगति की बात करते हो,
एजुकेशनल प्रोसेस की बात करते हो, शैक्षिक प्रक्रिया, वहाँ पर लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्लासरूम में तो पूरे समय टीचर को बोलना होता है, बच्चों को सुनना होता है, फिर जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे बोलते हैं और टीचर सुनते हैं। तो ये लिसनिंग स्पीकिंग क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बेसिस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज का बेस होती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग इफ टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स। तो ये जो है ना बेसिकली इससे अगर आप सुनते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स ये सब चीजें डेवलप होती हैं। इज इट ओके बेटा? अब इसके चैनल्स कितने होते हैं? तो इसके दो चैनल होते हैं। एक चैनल होता है रीडिंग राइटिंग का और एक चैनल होता है स्पीकिंग और लिसनिंग का। स्पीकिंग और लिसनिंग का चैनल क्या हो गया? सुनकर बोलना और बोलकर सुनना, ठीक है, और बोलते हुए को सुनना। और रीडिंग राइटिंग का चैनल क्या होता है? हम लिखी हुई चीज होती है उसी को पढ़ते हैं। इज इट ओके? तो रीडिंग का राइटिंग के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, और पढ़ते हैं तो साथ साथ स्पेलिंग्स भी देखते हैं और फिर लिखना भी सीखते हैं। तो दो चैनल होते हैं, एक रीडिंग राइटिंग और दूसरा स्पीकिंग लिसनिंग का। अब आगे उन्होंने स्पीकिंग स्किल दी है जिसका मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलना, जहाँ पर वर्बल इंटरेक्शन आ जाता है, जहाँ पर शब्दों का प्रयोग आ जाता है अपनी भाषा में, अपने फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज को एक्सप्रेस करना, बोलकर बताना, वही हमारी स्पीकिंग स्किल है, जहाँ पर आप वर्बली या ओरली एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स को, दैट इज वर्ड स्पीकिंग, ठीक है। सो स्पीकिंग जो है इट इज एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी ऑफ लिसनिंग। जो स्पीकिंग होती है वो ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी किसके साथ चलती है? लिसनिंग के साथ चलती है। क्यों? क्योंकि साथ साथ सुनेंगे, साथ साथ बोलेंगे और फिर सुनेंगे फिर बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये अप्रोप्रिएट रहती है, इफेक्टिव रहती है। अब आगे आते देखो अगले पेज पे टेक्निक्स फॉर स्पीकिंग स्किल्स। इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है? टेक्निक्स मतलब तरीके, क्या क्या तरीके हैं जो हमारे को स्पीकिंग स्किल में यूज करने चाहिए। तो जैसे पहला देखो रिप्रोडक्शन टेक्निक। पहली टेक्निक कौन सी दी हुई है? रिप्रोडक्शन टेक्निक। रिप्रोडक्शन टेक्निक का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। क्या दोबारा प्रोड्यूस करना? फर्स्ट अ टीचर प्रोड्यूसेस सम साउंड, वर्ड और सेंटेंस। पहली बार टीचर किसी साउंड को, किसी शब्द को या किसी वाक्य को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या होगा? देन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीप्रोड्यूस इट। फिर बच्चों को कहा जाएगा कि आप पहले सुनो क्या मैंने बोला, फिर अब आप उसे बोल के दिखाओ। तो सारे बच्चे इन ग्रुप में पूरी क्लास बोलकर बताएगी। जब पूरी क्लास बोलकर बताएगी तो वो ग्रुप हो गया, और फिर इंडिविजुअली, फिर एक एक बच्चे से कहा जाएगा अब तुम बताओ मैंने क्या बोला, अब तुम बताओ मैंने क्या बोला। तो इस तरह से जब हम बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं कोई भी नया शब्द सिखाने के लिए, कि पहले टीचर प्रोड्यूस करता है, फिर पूरी क्लास ग्रुप में प्रोड्यूस करती है, फिर इंडिविजुअली करते हैं, तो ये कौन सी टेक्निक बन जाती है? एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, चाहे टीचर कर रहे हैं, चाहे बच्चे कर रहे हैं, चाहे ग्रुप में कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअली कर रहे हैं। So this technique is called as reproduction technique। समझ आया? दूसरी टेक्निक कौन सी है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में भी बच्चे को बोलने का मौका मिलता है। मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा तो मतलब बोलना पड़ेगा। तो अगर हमें स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो मुझे कुछ पूछना पड़ेगा, और आप जवाब देंगे तो उससे आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। तो ये भी एक मेथड या टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। तीसरा आ जाता है रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होता है? 2 बच्चे 3 बच्चे आपने खड़े कर दिए, एक को शॉपकीपर बना दिया, कस्टमर्स 2 को बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, दूसरे को पेशेंट बना दिया, या एक को टीचर बना दिया, दूसरे को चाइल्ड बना दिया। मतलब ऐसे करके आप जो है इनको अलग अलग रोल्स प्ले करने के लिए देते हैं, और उसमें भी उनकी लिसनिंग स्पीकिंग से, क्योंकि एक को बोलते हैं, सुनते हैं, फिर अपनी बात बोलते हैं, तो उससे उनकी लिसनिंग स्पीकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा बाय परफॉर्मिंग एक्शंस, समटाइम हम एक्शंस बच्चों को करके दिखाते हैं और बच्चे बताते हैं कि इस एक्शन का क्या मतलब है। जैसे मैंने बोला बाय बाय, मैंने बोला नमस्ते, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, आपने मुझे इस एक्शन को बताना है। तो यहाँ पर टीचर एक्शन परफॉर्म करके दिखाएंगे और बच्चे उसको बोलकर बताएंगे, ठीक है। ऐसे बाय शोइंग अ पिक्चर और चार्ट, आप कई बार पिक्चर चार्ट शो करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, और उस चार्ट और पिक्चर को देखकर उसमें जो इमेज बनी होती है बच्चों से उस पर बोलने के लिए कहा जाता है, तो उससे भी बच्चों की स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होती है, ठीक है। पिक्चर को देखकर आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, आप उसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे? बाय स्पीकिंग, तो वो भी आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप करता है। बाय शोइंग अ फिल्म, गिविंग एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि स्टोरी के कुछ पॉइंट्स तो आपने बता दिए, बाकी कहा कि आप बनाकर बताओ स्टोरी, आप बोलकर बताओ स्टोरी में और क्या क्या होना चाहिए, तो वो भी क्या है? स्पीकिंग स्किल
ठीक है। बच्चे को मतलब ओरली मतलब कैसे कि कोई टॉपिक दे दिया, टाइटल दे दिया कि इस टॉपिक पर आप लिख कर दिखाओ, तो बच्चे को जैसे माय स्कूल बैग टॉपिक दे दिया, आप इससे लिख के दिखाओ। माय स्कूल, माय टीचर, बच्चों को देते हैं ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, तो उसमें बच्चे को कहा जाता है लिख के दिखाओ, तो यहाँ बोल कर दिखाओ, तो बच्चे उस पर कंपोज करते हैं, ठीक है। तो इससे भी उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। अब आगे देखो मैंने अगला क्वेश्चन दिया है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब अगर आपको दोनों स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज की बात करनी है, तो वो कौन से ऐसे एक्टिविटीज मतलब काम करवाए जाएं जिससे बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग स्किल डेवलप की जा सकती है। तो देखो पहली एक्टिविटी क्या है, वो तो थी टेक्निक्स, ये है एक्टिविटीज, समझ आया। वो टेक्निक्स थी, ये क्या है एक्टिविटीज। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, टीचर अटर द पेयर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड द स्टूडेंट से वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। जैसे टीचर ने दो शब्द बोले डियर और डियर, तो बच्चों ने उसको बताया कि इन दोनों का क्या मतलब है, दोनों डिफरेंट है या सेम है। तो एक डियर होता है हमारे प्यारे और एक डियर किरण के बारे में बात हो रही है, तो दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, तो बच्चे डिफरेंट बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही टीचर मिनिमल पेयर्स में दे सकते हैं, टीचर राइट्स द मिनिमल पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बोर्ड और या उनके नंबर्स या कुछ भी इस तरह से, और बच्चों को पूछा जाता है फिर दोबारा से टिन और थिन ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि इसमें से टिन कौन सा है और थिन कौन सा है। तो थिन पतले को कहा जाता है और टिन जो है वो किसी टिन के डब्बे को कह सकते हैं। तो ऐसे करके और ऐसे अगला जैसे हमने कीन और कैन दिया हुआ है, इनमें क्या डिफरेंस है ऐसे करके, ठीक है। फिर अगला दिस द टेक्निक इन बी above can also be used for stress and intonation। ये जो टेक्निक है वो स्ट्रेस और इंटोनेशन में यूज होते हैं, जैसे कैन कैन, तो ये स्ट्रेस से दोनों शब्द जो है अलग तरह से प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रेस भी मैटर करता है, तो वो भी पढ़ाया जा सकता है यहाँ। टीचर गिव्स वेरियस कमांड्स टू एन इंडिविजुअल टू द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए टीचर कमांड दे सकते हैं, जैसे प्लीज बेटा स्विच ऑन द लाइट, तो बच्चा अगर अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो स्विच ऑन कर देगा लाइट को। प्लीज बेटा क्लोज द डोर, प्लीज बेटा ओपन योर नोटबुक, ऐसे करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो क्या बच्चे उसे फॉलो कर पा रहे हैं, इससे भी उनकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है एक्टिविटीज करवाने से। इसके अलावा टीचर डिस्प्लेज वेरियस पिक्चर्स, मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट वन ऑफ देम एंड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई इन द पिक्चर। टीचर ये भी वर्क कर सकते हैं, जैसे टीचर ने एक पिक्चर दिया रेनी सीजन का और उसमें एक तरफ पीकॉक डांस कर रहे हैं, तो टीचर ने वैग सेंटेंस बता दिया कि वेयर आर द पीकॉक्स, ठीक है। तो अब बच्चे लोकेट कर रहे हैं, तो अगर वो सुनते हैं सवाल को अच्छे से समझते हैं तभी तो वो जवाब दे पाएंगे कि पीकॉक्स कहाँ पर है या वेयर का क्या मतलब होता है। इज इट ओके? तो ये एक्टिविटीज टीचर छोटी छोटी करवाते हैं बच्चों को लिसनिंग स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। अब आगे इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं लिसनिंग स्पीकिंग के, तो बेटा इसके क्या एडवांटेज फायदे क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट बिकम गुड इन लिसनिंग, उनकी लिसनिंग अच्छी होती है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है, उनमें ओरल अप्रोच जो है ना वो बहुत सारे वर्ड्स बच्चे में एक साथ डेवलप करती है। आप जितनी देर में एक लाइन लिखवाओगे उतनी लाइन में दो लाइनें बोल के आप समझा सकते हो, तो ये ओरल अप्रोच है, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, ठीक है। और लॉट ऑफ वर्ड्स बच्चे को एक टाइम पे समझ आ सकते हैं और प्लेजर भी मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने यूज किया, बच्चा अपने आप से यूज करता है, उसकी अपने आप से स्पीकिंग वो अपनी एक्सप्रेस करता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स देम टू एक्वायर फ्लुएंसी, इससे उनमें फ्लुएंसी डेवलप होती है, बोलने की कला विकसित होती है, अच्छी होते हैं स्पीच में। और देखो प्राइमरी लेवल पर राइम्स पोएम्स ये तो बच्चों को ओरली ही कराई जाती है, ज्यादा ओरल फोकस इसमें बहुत ज्यादा कराया जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत बेनिफिशियल मेथड है। इसके अलावा गुड स्पीच के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू फॉर्म द हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट सेंटेंसेस, से बच्चे करेक्ट सेंटेंसेस में कवर कर पाते हैं। इट रिमूव्स हेजिटेशन शाइनेस ऑफ द स्पीकर, इससे बच्चे में हेजिटेशन शाइनेस, भाई जितना बोलेगा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, शाइनेस अपने आप ओवरकम हो जाएगी, ठीक है, वो चीज शर्म नहीं आएगी और अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक अच्छा स्पीकर मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाला पर्सन। इज इट ओके? ये सब चीजें। नाउ सजेशंस फॉर स्पीकिंग लिसनिंग, आप क्या सजेशंस एज अ टीचर बता सकते हैं जिससे बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। तो जैसे पहला सजेशन है क्लास शुड बी डिवाइडेड टू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों में बांट दो, 5-5, 6-6 का ग्रुप, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए दो, टास्क दो, एक्टिविटीज दो, जिससे बच्चे अपॉर्चुनिटी लें, बातचीत करें और उनकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी। दूसरा
ओवर क्राउडेड क्लासरूम में इट इज नॉट इजी टू फ्रेम द ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स, तो एक गुड टीचर शुड बी देयर टू टीच। एक अच्छा टीचर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, वहाँ पर इतने सारे बच्चों को बनाना, ग्रुप बनाना, सबको अपॉर्चुनिटी देना, एक दूसरे से बात करनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हर बच्चे का नंबर कभी आ पाएगा, तो ट्रेन टीचर होना चाहिए जो फटाफट फटाफट बच्चों में ये चीजें डेवलप करे, ठीक है। तीसरा आ जाता है 1 or 2 periods per section will allotted for the oral work। मतलब अगर आप लिसनिंग स्पीकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हो, कम से कम 1-2 पीरियड स्कूल में कैसे मिलने चाहिए इंग्लिश टीचर को, ओरल वर्क के लिए, ठीक है, वो भी जरूरी है। फिर इसके बाद आता है एक्टिविटीज टू सिचुएशन विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज स्किल्स। इसके अलावा आपको एक्टिविटीज किस तरह करवानी है, सिचुएशंस दे देकर, मतलब वो एक्टिविटीज करवानी जिसमें आप एक सिचुएशन अनालाइज कर सको और बच्चे को उस पर बोलने के लिए हो, ठीक है। इसके अलावा टीचर शुड कम वेल प्रिपेयर्ड मेंटली। टीचर को मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है कि मुझे आज क्या कराना है। जब टीचर के माइंड में ये बात क्लियर होगी ना, तो बच्चे को अपने आप मतलब बच्चे भी डेवलप होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इतने टाइम में मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है, वो चीज। नेक्स्ट आता है इसके बाद पर्सन शुड बी हेल्प टू टॉक बिफोर इज अनेबल टू टॉक करेक्टली। सो पर्सन जो है वो उसके लिए मतलब हेल्प करना चाहिए टॉक करने के लिए, तभी वो उसको एनेबल हो पाएगा बात करने के लिए। मतलब उसको पहले हेल्प मिलनी जरूरी है, मतलब पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है। अगर किसी से कुछ बुलवाना है तो पहले आपको उसे वो एनवायरनमेंट देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स द स्टूडेंट गेट्स स्टक अप इन द मिडल व्हाइल स्पीकिंग, द टीचर शुड हैव अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। सो क्या मतलब है इसका कि अगर कई बार बच्चे स्टक हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो यहाँ टीचर को क्या ये नहीं चिढ़ जाए, बल्कि एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के लिए कि मतलब कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता मैं बता देती हूँ, तो मतलब ऐसे करके बच्चे को मोटिवेट करना हमेशा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ जाता है इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द लर्नर। भाई बच्चे हैं, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो आपने उस इम्पोर्टेंस को समझना है, उसे डिफरेंट फील करवाना है, ठीक है, हर बच्चे पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कौन सा आता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, देखो मैंने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्लास पहला पॉइंट तो बता सकते हो स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, कि बच्चे मूक श्रोता होते हैं, इसलिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा डिक्टेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन एंड लिसनिंग स्किल, ठीक है, डिक्टेशन से बच्चों की लिसनिंग स्किल बहुत और अच्छे से डेवलप की जा सकती है, क्योंकि बच्चे को डिक्टेशन जब देते हैं तो उसे सुन के लिखना होता है। डिक्टेशन में शुद्ध लेख मिलती है ना, सुन के लिखनी होती है, तो वहां पर भी बच्चे की लिसनिंग स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होती है, ठीक है। डिक्टेशन एक बहुत अच्छा वे माना गया है, ठीक है। सो डिक्टेशन देखो ये दिया हुआ, डिक्टेशन इज अ डिवाइस जनरली यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग। भाषा पढ़ाने में डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्टेशन इज लार्जली अ लिसनिंग एक्सरसाइज, ये लिसनिंग एक्सरसाइज है, सुनने वाली एक्सरसाइज, कानों को एक तरह से ट्रेनिंग देने वाली एक्सरसाइज है ये। डिक्टेशन कैन बी यूज्ड बोथ एज अ रेस्ट, एज अ टेस्ट और एज अ प्रैक्टिस एक्टिविटी। डिक्टेशन का यूज आप दोनों सिचुएशंस में कर सकते हो, टेस्ट देने के लिए भी और सिर्फ प्रैक्टिस कोई चीज की करा रहे हो तो आप बोलते जा रहे हो और बच्चे लिखते जा रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग लिसनिंग, राइटिंग एंड मेमोरी। इससे आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है, राइटिंग की प्रैक्टिस होती है और इवन मेमोरी फिक्स अप होती है, चीजों को आप सुनकर याद रख पाते हो, ठीक है। सो समझ आ गया होगा ये सारा। आगे पिक्चर डिक्टेशंस में आल्सो भी यूज्ड, कई बार पिक्चर डिक्टेशंस भी यूज की जाती हैं, ठीक है, बच्चों को डेवलप करने के लिए। आगे नेक्स्ट आता है बेटा देखो प्रैक्टिस इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। सो क्या क्या प्रैक्टिस दी जाती है, जैसे मैंने देखो यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं अगले पेज पर, एरियाज ऑफ लिसनिंग स्किल। क्या क्या एरियाज हैं, पहला एरिया साउंड रिकॉग्निशन का, कि बच्चा आवाज को पहचाने, सबसे लोअर लेवल पर यही होगा। अगर बच्चे को आवाज ही समझ नहीं आ रही है तो वो आगे वर्ड्स सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले साउंड से शुरुआत होती है, तो लोअर लेवल साउंड हो गया। आगे देखो रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट इंटोनेशन पैटर्न्स। अब उन साउंड्स में आवाज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, टोन ऑफ साउंड क्या है, टोन को समझना जरूरी है, ठीक है। टोन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव, दैट इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। अगला आ जाता है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है,
इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है डिटेल में सुनना। डिटेल में सुनने का क्या मतलब होता है? सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना, शब्दों के पीछे जो नहीं भी बोला जा रहा वो कौन से छुपे हुए भाव है उन्हें भी समझने की कोशिश करना। दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव लिसनिंग। समझ आया? इन डिटेल लिसनिंग, तो वो भी चीज लिसनिंग से डेवलप होती है। और एक्सटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब हो गया जस्ट ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग की स्टोरी कैसी है, किस टॉपिक पर है, और मतलब उसके जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी समझ में आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इंटेंसिव लिसनिंग के सवाल पूछे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस, समरी क्वेश्चंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सब चीजें आप उस स्टोरी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और जब आप एक्सटेंसिव लिसनिंग की बात करते हो तो जैसे स्टोरी का ओवरऑल पार्ट हो गया या न्यूज़पेपर हो गया। जैसे न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आप हर शब्द को थोड़ी पढ़ते हो, आप सिर्फ ओवरऑल एक हेडिंग भी मान लो पढ़ी तो आपको पता लग जाता है कि इसमें ये सब दिया हुआ है, तो वो एक्सटेंसिव लिसनिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब आप मतलब पूरा नहीं सुनते, सिर्फ आप ओवरऑल सुनते हो, जिससे कि आपको उसका एक व्यू समझ आता है कि पूरी स्टोरी में क्या है। हर शब्द पे इंडिविजुअली फोकस नहीं करते कि मुझे पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली इस शब्द का मतलब क्या है तभी मुझे स्टोरी समझ आएगी, ये नहीं, तब आप ध्यान दोगे। एक्सटेंसिव लिसनिंग में ये चीज नहीं फोकस की जाती, इंटेंसिव में ये चीज फोकस की जाती है कि आपको ओवरऑल तो देख रहे हो लेकिन हर शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए, एनालिटिकल नेचर, डिटेल में समझना। इज इट ओके? सो आपको देखो ये चीज बताइए, डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं। प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी आती है, और टोन में प्रॉब्लम आती है, एलिप्टिकल यूसेज मतलब साउंड समझने में प्रॉब्लम आती है, और रेट ऑफ स्पोकन वर्ड्स, शब्दों को किस रेट से बोला जा रहा है, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, सो वो समझने में प्रॉब्लम आती है। तो ये डिफिकल्टीज आती हैं स्पोकन इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, 4 स्किल्स पूछ रहे हैं लर्निंग लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं। तो जब भी आपसे कोई 4 स्किल्स पूछे लैंग्वेज लर्निंग की, तो वो कौन सी हो सकती हैं? LSRW, वो 4 स्किल्स का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो इन्होंने वही नाम दिए हुए हैं। पहला, टू गेट नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आपको स्पोकन इंग्लिश कोई बोल रहा है, आपको उसकी नॉलेज चाहिए, तो वो कैसे हो सकती है? लिसनिंग से। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको वो समझ में नहीं आएगा। दूसरा, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग रिटन इंग्लिश, लिखी हुई इंग्लिश है, आपको उसको रीडिंग करना है, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? रीडिंग स्किल में आ जाएगा। थर्ड इन्होंने दिया टू लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश, आपको सिखाना करेक्ट इंग्लिश लिखना। तो करेक्ट इंग्लिश लिखने का मतलब क्या हो जाता है? राइटिंग स्किल। एंड द लास्ट 4th पॉइंट इज गिवन टू यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। क्या दिया हुआ है 4th पॉइंट? टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? स्पीकिंग। तो ये 4 स्किल्स दी हुई है LSRW। अब उसके बेसिक पॉइंट्स दिए हुए देखो वही वाले, जैसे क्या क्या दिया हुआ है? टू गेट द नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो हमने अभी पढ़ लिया कि जब हम सुनते हैं तो हमें साउंड क्लियर होना चाहिए, इंटोनेशन क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेस क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, शब्दों को किस रेट से बोला जा रहा है वो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये तो सब स्पोकन में आ गया, बस स्पोकन मतलब जहाँ पर आप लिसनिंग की बात हो रही है। दूसरा फिर बताया रीडिंग के लिए। सो रीडिंग के लिए क्या जरूरत होती है? अलाउड रीडिंग कराओ, साइलेंट रीडिंग कराओ। रीडिंग कई तरह की होती है जिससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, चैप्टर समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो बच्चों को हर तरह की रीडिंग डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा टू लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश, बच्चे को करेक्ट इंग्लिश लिखना सिखाओ। अब लिखने के लिए क्या क्या आ जाता है? लेजिबल राइटिंग। उन्होंने पहला पॉइंट देखो क्या दिया? लेजिबल राइटिंग। लेजिबल का मतलब होता है बेटा रीडेबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है? रीडेबल। सो रीडेबल मतलब आपको ऐसा लिखना सिखाना है जो कोई पढ़ तो सके। अगर आपने कुछ लिखा है तो राइटिंग कैसी डेवलप करनी है? विच इज रीडेबल, लेजिबल। दूसरा आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स का मतलब क्या आ जाता है कि जब आप लिखने की बात कर रहे हो तो भाई गलत शब्द थोड़ी लिखोगे, आपको स्पेलिंग्स करेक्टली सिखाने हैं बच्चे को। तीसरा आता है सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ड, मतलब सही शब्द का चुनाव। आपके मन में थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपको उसे एक्सप्रेस करना है शब्दों का यूज करके, तो सही शब्द को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, नहीं तो बात क्या हो जाएगी, मन में कुछ और, लिखा हुआ कुछ और। ठीक है, इसके अलावा करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सही वाक्य बनाना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है, सो वो सही यूज करना, ये सब लिखने में ध्यान देना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सही इंग्लिश को बोलना। सो बोलते समय हमें वोकैबुलरी डेवलप करनी है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश इडियम्स, इडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे, इडियम्स क्या होते हैं, सेकंड में देखो दिया हुआ है ना, मुहावरे। सो मुहावरे मतलब कैसे प्रयोग करने, भाषा को सुसज्जित करने के लिए, सजाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करा जाता है ना, तो वो कितना अच्छा हमें आता है, उससे हमारी भाषा और अच्छी लगेगी, एक अच्छी पर्सनालिटी हमारे अंदर नजर आएगी। स्ट्रेस कहाँ देना है, इंटोनेशन कैसे करना है, टोन ऑफ वॉइस क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, और आपको बच्चों को ना छोटे छोटे वाक्य पहले बोलने सिखाए जाते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, यूज सिंपल इंग्लिश एंड सो बिगिन विद सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करवानी चाहिए बोलने की। ठीक है, अगला आ जाता है मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी स्नैच्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, बच्चे को बोलने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन टू स्पीक ऑन द वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर फाइन लर्निंग न्यू ऑडियो विजुअल एड्स में बी यूज्ड लाइक लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन, मतलब जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हमारे लेटेस्ट हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स, सो वो सब यूज होने चाहिए जिससे बच्चों में ये स्पीकिंग स्किल्स और ज्यादा डेवलप की जा सके। समझ आ गया है सारा? सो फोर फोल्डिंग स्किल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फोर फोल्डिंग स्किल्स भी कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। Is it okay, clear? Now, next talk about what is the difference between listening and speaking. So listening और speaking में क्या difference होता है? Listening जो है वो एक passive activity है, जबकि जो speaking है वो एक active activity है। वहाँ पर वो audio sense से related होती है, वो lingual sense से related होती है। वहाँ पर जो है सुनना मतलब समझने के लिए सुनते हैं हम, तो और यहाँ पर जो है बोलना मतलब हम टंग को ट्विस्ट करते हैं और नए नए शब्द मुंह से निकालते हैं, तो वो बोलने से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, सो पहले दोनों का मीनिंग डिफरेंस में बता सकते हो, फिर दोनों का पर्पस बता सकते हो। जब स्पीकिंग का मतलब होता है मैसेज को कम्युनिकेट करना, और लिसनिंग का पर्पस होता है अंडरस्टैंड करना मैसेज को, टू अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है, फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस, कौन सा सेंस इन्वॉल्व होता है वो हमने कर लिया, उसमें ऑडियो सेंस, उसमें लिंगुअल सेंस। फिर कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था लिसनिंग में क्या क्या कंडीशंस थी, वो यहाँ बता देंगे कि ऑडियो सेंस पर्सन का नॉर्मल होना चाहिए और व्यक्ति उस चीज को समझने के लिए सक्षम होना चाहिए, वो सब उसकी कंडीशंस है। ऐसे ही स्पीकिंग में भी कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसने कंटेंट को क्या सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं टीचर हूँ मैं कोई भी वाक्य पहले बोलती जा रही हूँ कोई भी बाद में, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है किसी चीज में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थॉट्स में ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कभी आप कोई चीज किसी के आगे प्रेजेंट कर रहे हो तो ये ना हो कि कोई सेंटेंस पहले बोल दिया और दूसरे पे कौन सा आना चाहिए था लेकिन आपने वो तो यूज ही नहीं किया, आपने जो आखिरी में आना चाहिए था वो सेकंड पे यूज कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला डिफरेंस इन्होंने सीक्वेंस का बताया है। सो इन स्पीच कंटेंट इज फर्स्ट इन द माइंड ऑफ द स्पीकर देन टू एक्सप्रेस वर्बली। स्पीकिंग में क्या होता है, कंटेंट पहले माइंड में होता है फिर बोला जाता है, और लिसनिंग में देखो क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्बल साउंड कम्स फर्स्ट और कंटेंट ऑर्गेनाइज माइंड में बाद में होता है। जब आप सुनते हो तो शब्द पहले आते हैं और आपका माइंड बाद में उसे सेट करता है, सुनने के बाद समझने के बाद, तो दोनों में उल्टा हो गया ना। उसमें माइंड पहले सेट होगा फिर बोलेंगे, और उसमें क्या होगा, पहले व्यक्ति बोलेगा उसे सुनेंगे फिर माइंड में जाएगा। ठीक है, इसमें टेक्निक्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली, दोनों में कौन कौन सी यूज होती है, तो ये डिफरेंस समझ आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, डिस्क्राइब अबाउट फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इन डिटेल। अब फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, साउंड स्टडी। क्या मतलब होता है फोनेटिक्स का, साउंड स्टडी। हमारे इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं बेटा, पहले इंग्लिश में, अब साउंड्स तो तब पता नहीं जब पहले ये बताओ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। सो वॉवल्स कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21, जिससे मिला
26 बन जाते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे इनके जो आगे साउंड्स होते हैं, इसके 20 साउंड्स होते हैं और इसके 24 साउंड्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे इंग्लिश में फोनेटिक साउंड्स कितने हैं बेटा? 44 साउंड्स हैं। फोनेटिक साउंड्स कितने हैं? 44 साउंड है। जैसे आप जैसे हम कैसे है, जैसे ये ए है, ए एक वॉवल ए है, तो ए को आप रैट में ए पढ़ते हो, मेरा नाम रचना है, आ भी पढ़ रहे हैं ए को ही, ठीक है। और एप्पल में भी ए पढ़ रहे हैं। तो मतलब एक जो लेटर है ए, उसके आप कई सारे साउंड्स पढ़ लो, से ए भी बोल रहे हैं, अ भी बोल रहे हैं और आ भी बोल रहे हैं। तो अलग अलग साउंड्स आप देख रहे हो कि हर लेटर के बहुत सारे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे वॉवल साउंड्स होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं। तो देयर आर टोटल 44 साउंड्स, फोनेटिक साउंड्स, तो जिनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब इन साउंड्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं बेटा? पेज नंबर 40 पे आ जाएंगे। इन साउंड्स की 3 ब्रांचेस दी गई हैं। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस दी हुई है? देखो, अकाउस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। मिला? ठीक है। अकाउस्टिक फोनेटिक्स ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड, स्पीच साउंड्स। इसमें क्या आ जाता है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीच साउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? जैसे अकाउस्टिक साउंड एनालिस्ट एनालाइज द स्पीच वेव्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो लिंग्विस्ट अपने पास जहाँ स्पीच थेरेपी ले जाते हैं, सो वहां पर हम आवाज की फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। सो वो जो फोनेटिक्स का दायरा होता है जहाँ पर आप फिजिकल अध्ययन करते हैं, वो किस में आता है? अकाउस्टिक फोनेटिक्स। समझ आ गया? ऑडिटरी फोनेटिक्स नाम से क्लियर होता है। इसमें हम बात करेंगे वो स्पीच साउंड्स की जो सुनकर हम समझते हैं। तो यहाँ पर वहां इंस्ट्रूमेंटल यूज है, यहाँ पर कानों का यूज है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या? ऑडिटरी फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, कि आपने सुना और फिर उसको क्या परसीव किया कि इसका क्या मतलब है, क्या परसीव किया आपने, उसका क्या मीनिंग निकाला उस साउंड का। तो अगर हम इस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो ये किस में आएगा? कौन सी ब्रांच में आएगा? ऑडिटरी फोनेटिक्स। और थर्ड वन इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं बेटा उन ऑर्गन्स की जो स्पीच में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ना स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टंग, टीथ और लिप्स, माउथ, ये सब क्या है हमारे? ग्लॉटिस और फेरेंक्स, लिरिक्स, सबने सुना हुआ है नाम। ये सब हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, अब जब हम कोई शब्द मुंह से निकाल रहे हैं, मान लो मैंने बोला सून, अब सून में लिप्स की पोजीशन क्या है? ऊ, ये है। तो आप कोई भी शब्द मुंह से निकाल रहे हो या कोई भी लेटर बोल रहे हो, तो वहां पर हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशंस क्या है? जब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये किस में आ जाता है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। समझ आया? आर्टिकुलेटरी का मतलब यही होता है कि हम उन ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस की स्टडी कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर साउंड को निकालते समय बन जाती है, वैसी पोजीशन। इज इट ओके? तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है आपका? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। ये जो आपको हिस्ट्री दिया हुआ है ये जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाओ, टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स हमने अभी करा, यही सेम क्वेश्चन इन्होंने बाद में फिर दिया हुआ है। आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी और अकाउस्टिक फोनेटिक्स। समझ आया ना ये वाला? ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या जाता है? फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स तो हो गया साउंड्स, और फोनोलॉजी क्या होता है? जब इनकी हम स्टडी करते हैं ना अलग अलग तरह के डिफरेंट साउंड्स की, जैसे साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की,
ऐसे ही जिसके लास्ट में LOGY लगा होता है ना, लॉजी, इसका मतलब स्टडी हो जाता है। तो जब हम बात करें यहाँ पर फोनोलॉजी की, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम। तो जब हम साउंड सिस्टम की पूरी स्टडी करते हैं तो वो किस दायरे में, किस एरिया में कवर अप होगा, फोनोलॉजी में। सो फोनेटिक्स एक तरह से क्या हो सकता है, साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, इनका पूरा विज्ञान क्षेत्र। और जब हम उनकी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोनोलॉजी। ठीक है, जब हम साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फोनेटिक्स। और जब हम स्टडी, इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं सिस्टमैटिकली, तो वो क्या बन जाता है, फोनोलॉजी। समझ आया? अब इन्होंने बड़े सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आप मतलब एक क्वेश्चन कहीं से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये इन्होंने ना पूरा फिर डिटेल में अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक के कितने कितने साउंड्स होते हैं। अभी हमारे कहना देखो, इन्होंने दिया हुआ व्हाट इज फोनोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। क्या डिफरेंस है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में? तो देखो यहाँ दिया हुआ है, फोनोलॉजी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड, फोनोलॉजी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इनटू पैटर्न्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, साउंड्स को एक पैटर्न्स के साथ आप दिखा रहे हैं जिससे कि उसकी स्टडी की जा सके, इन ऑर्डर टू फुलफिल द कम्युनिकेटिव फंक्शन, ताकि उससे कम्युनिकेटिव फंक्शन उसका फुलफिल होता हो कि भाई इसको कैसे कैसे यूज करना है। इज इट ओके? सो अब देखो डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या दिया हुआ है, एक मिनट लास्ट लाइन देखो इस पैराग्राफ की, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज नोन एज फोनोलॉजी। सो स्टडी अगर आप सिस्टमैटिकली करते हो ना इन साउंड्स की, तो वो फोनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगले पैराग्राफ में उन्होंने फिर यही चीज बताई हुई है, द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। सो फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ स्पीच साउंड। ये क्या होता है, इसके बीच में पूरा विज्ञान की क्या है, स्पीच साउंड्स क्या हैं, उनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन क्या होता है, लिख कर बताना, रिसेप्शन मतलब रिसीव करना, साइंस के बारे में, इनके साइन और सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं, फोनेटिक्स में आती हैं। और फोनोलॉजी क्या हो जाता है, देखो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वोकल साउंड्स एंड साउंड चेंजेस, फोनेम्स, उनके बारे में स्टडी करना आपका फोनोलॉजी आ जाता है। समझ आ गया बेटा? बस इसमें इतना करने की जरूरत है, और जरूरत नहीं है करने की, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आता। और सीधा आ जाओ 10th क्वेश्चन पर सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीच साउंड्स, बेटा ये वही स्पीच साउंड्स की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ नंबर बताए थे ना अभी पहले, कितने होते हैं स्पीच साउंड्स, 20 और 24। ये इन्होंने वो साउंड्स आपको दिए हुए हैं टेबल में, जैसे देखो का को देखो इन्होंने सी को सा भी लिखा हुआ है और ग भी लिखा हुआ है, ड को ड भी और द भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ऐसे ई और ए, जैसे आपका एग में ए पढ़ते हैं ई डबल जी, और या कई बार इसको ई भी बीच में आता है तो वहां पर ई, हाँ इंग्लिश में ई आ जाता है, यस ठीक है। तो ये ऐसे फ को फाइन पढ़ते हैं और जी को गा भी पढ़ते हैं और जी भी पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने ना वो साउंड्स बताए हुए हैं सारे आपके, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टेबल को लर्न करो, लेकिन आप एग्जांपल्स बताकर और इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आया था बेटा, राइट द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज इंटोनेशन। चलो इसको डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा और। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब है डिग्री ऑफ फोर्स with which a word is uttered from the mouth
साथ शब्द को मुंह से निकाला जाता है, जिस दबाव के साथ शब्द को मुंह से निकाला जाता है, जिससे हम उसे एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का होता है, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। दो तरह का होता है, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। टाइप्स इसके दो होते हैं। सो वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है, एक शब्द का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 4 लेटर्स, जिसमें एक से ज्यादा लेटर्स आ जाते हैं। तो जब हम वर्ड स्ट्रेस की बात करते हैं ना बेटा, तो शब्द दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है मोनोफॉन्ग्स, वर्ड्स दो तरह के होते हैं। कैसे, एक मोनोफॉन्ग्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं बेटा, डिप्थॉन्ग्स। मोनोफॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। मोनोफॉन्ग्स में देयर इज नो स्ट्रेस, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। और डिप्थॉन्ग्स में क्या होता है, स्ट्रेस इज देयर, इनमें स्ट्रेस होता है। एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कैसे, एक शब्द में आप दबाव दे रहे हो, रैट, बैट, कैट, कट, इसमें कोई ब्रेक नहीं है ना शब्द में, एक साथ एक ही स्ट्रेस में बोला गया। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि दबाव आप ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो। तो ये आपके क्या होता है, इसमें स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती, उन्हें मोनोफॉन्ग ऐसे शब्दों को बोलते हैं। और डिप्थॉन्ग क्या होता है, वेयर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड स्ट्रेस आ जाता है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, ऑल दो, बिटवीन। अब यहाँ क्या, ऑल और दो स्ट्रेस आ गए ना एक साथ, बिट और वीन, बिटवीन, है ना। ऐसे यहाँ पर 3, ये ना 2 वर्ड नहीं होता, सॉरी बेटा, वर्ड तो ये भी है, 2 सिलेबिक कहते हैं इसे, 2 सिलेबिक स्ट्रेस, सिलेबिक, बिग लिख दिया, 2 सिलेबिक स्ट्रेस होता है। ऐसे 3 सिलेबिक स्ट्रेस भी आता है, जिसमें स्ट्रेस कहाँ पता है, जैसे यहाँ 2 जगह स्ट्रेस नजर आ रहा है ना, वहां 3 जगह नजर आएगा, जैसे कि फिलोसॉफी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 जगह भी हो जाता है, कई बार 4 सिलेबिक स्ट्रेस भी होता है, तो वहां पर हमें स्ट्रेस की जरूरत होती है। तो डिप्थॉन्ग्स होते हैं जहां पर स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेस आ गया, क्योंकि 2 सिलेबिक वर्ड है ना, तो स्ट्रेस एक है, ठीक है। और जहां पर 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, वहां स्ट्रेस भी 1 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ये तो हो गया वर्ड स्ट्रेस। अब सेंटेंस स्ट्रेस में क्या होता है, जनरली a stress is given to noun, pronoun, verb, objective, and stress is not given on helping verbs, prepositions, articles। एक सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस में इन शब्दों पर ज्यादातर स्ट्रेस दिया जाता है, और जितना भी ये वाला पार्ट होता है उस पर स्ट्रेस जनरली करके नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बात करते हैं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब कई बार इंडिविजुअली भी स्ट्रेस दे देते हैं सेंटेंस के अंदर, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब राम इज माई बेस्ट फ्रेंड तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, आपने कहा इसके मेन शब्द पे स्ट्रेस दे दिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड,
सो यहाँ राम का मतलब है ओनली राम। जो मैं किसी व्यक्ति को बताना चाह रही हूँ, राम पे दबाव देके वो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कोई व्यक्ति नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब है मैं सामने वाले से ये बोलना चाह रही हूँ कि ही इज माई नॉट योर्स। इज इट ओके? अब मैंने बोला राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो इसका मतलब नॉट ऑर्डिनरी फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो स्ट्रेस शब्दों को इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज किया जाता है। इज इट ओके? आपने मम्मा से बोला मेरा येलो टॉप निकाल दो। अब येलो टॉप निकाल दो तो मम्मा कोई भी निकाल देगी, बट आपने कहा येलो टॉप निकाल दो, मम्मा समझ गई जो कल येलो टॉप आया ये वो येलो टॉप मांग रही है, सो वो स्ट्रेस हो गया। इज इट ओके? सो स्ट्रेस इस तरह से इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज किया जाता है। और इंटोनेशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? टोन और साउंड। किसको बोलते हैं इंटोनेशन बेटा? टोन और साउंड को बोलते हैं। सो टोन और साउंड क्या हो सकती है? जो लो से राइजिंग की तरफ जाए, मतलब आवाज को हमने धीरे शुरू किया और तेज पर ले जाए, और राइजिंग से फॉलिंग पर भी जा सकती है, जहां पर हमने शुरू तो ऊंची आवाज से किया और जाते जाते डाउन पर हो गए। तो देखो इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 52 पर साउंड जो है जैसे स्टैटिक और काइनेटिक होती है। स्टैटिक टोन में तो कोई चेंज नहीं आता, एक ही लेवल में बोलते रहते हैं, और काइनेटिक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो काइनेटिक में देखो इन्होंने बोला राइजिंग टोन जिसमें ऊपर ही जा रहे हैं, फॉलिंग टोन जिसमें नीचे ही जा रहे हैं, और फॉलिंग राइजिंग में शुरुआत फॉलिंग से होती है और चले राइजिंग पे जाते हैं, और राइजिंग फॉलिंग में क्या हो जाता है? शुरुआत राइजिंग से होती है और फिर मूव कहां पर चले जाते हैं? फॉलिंग पर चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटोनेशन। तो आई होप सो आज हमारा जितना पार्ट हुआ बेटा समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? सो मैं इसके दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, प्रोनाउंसिएशन का और दूसरा रह गया है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का। तो ये हम अगली क्लास में खत्म करके फिर अगली यूनिट पर मूव करेंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में हमारी रीडिंग वाली यूनिट जो है वो मैं खत्म करा दूंगी, ठीक है? तो बाय बाय।